हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं के लिए जो आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम की पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका पाठ पढ़ने जा रहे हैं कैसे बनती है कविता। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि कविता क्या होती है। कविता क्या होती है? जो छोटे से शब्दों को बांधकर, छोटे छोटे शब्दों को आपस में बांधकर एक लय, ताल और सुर में मिलाकर किसी भी प्रकार की भावना को हमारे सामने व्यक्त करती है। जैसे जोश भरी भावना हो, चाहे प्रेम की भावना हो, श्रृंगार की भावना हो, वात्सल्य की भावना हो, किसी भी प्रकार की भावना को हमारे सामने प्रकट करती है, वो होती है कविता। तो सबसे पहले हम जाने कविता बनती कैसे। क्या शुरू से इसी रूप में लिखी जाती है? कहीं न कहीं तो इसकी शुरुआत हुई होगी, किसी न किसी ने तो सबसे पहले कविता को लिखा होगा। और कविता को क्यों इतने कम शब्दों में लिखा जाता है और इतने कम शब्दों में ज़्यादा बातों को जो बोला जाता है, वो सब कविताएं होती है। या बहुत ही सुंदर सभी लेखकों के, महादेवी वर्मा हो या सुमित्रा नंदन पंत हो या कोई भी अलग अलग खलनाथ चतुर्वेदी हो, सभी के सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। सभी महान हस्तियाँ जो कि हमारे हिंदी साहित्य की बहुत ही महान हस्तियाँ हैं, उनके चित्र आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आइए इसी के साथ हम इस पाठ को शुरू करते हैं कि कैसे बनती है कविता। तो सबसे कविता के बनने की जो कहानी है, सबसे पुरानी कहानी ये थी कि माँ, दादी, नानी ये सब उनकी जुबान से कविताएं सुनाती थी। जैसे खेतों में काम करते समय, बच्चों के साथ में खेलते हुए, स्कूल से जैसे पहला कदम उनका आया तब तोतली जबान से बच्चे गीत गाते हुए दोहराते हैं। तो ये सब जो शब्द अलग अलग तरह से जुड़ जाते हैं और आपस में थोड़ा सा लय बना लेते हैं, तो वही सब कविताएं होती है। जब माँ हमको, छोटे बच्चों को जब लोरियाँ गाकर सुनाती है, तो वही सब तरह के सुर और ताल के साथ मिलकर कविताएं बन जाती हैं। और दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी के गानों से ही शुरू होती है। वह कौन सी चीज़ है जो कविता के बोल हैं, जो दुनिया के बोल तालमेल के लिए जरूरी होते हैं। जैसे इन सवालों की ओर हम देखते हैं तो कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी से हमको लगने लगती है, अरे ये कविता तो हमें कहाँ से मिली। जैसे हम कविता पढ़ते तो रही तो हमें पता है इसको कविता कहते हैं, लेकिन अगर हम इसके बारे में जानने लगे कि आई कहाँ से है, तो हम बिल्कुल अनजान से हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कविता आई कहाँ से है। कविता के खेत खलिहान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों की कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली लगती है। आइए इस प्रकार से इसी पहेली का हल हम जानते हैं यहाँ पर कि वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में हो गई है। वाचिक परंपरा मतलब कि पढ़ी बोल जाने वाली या सुनी जाने वाली। कविताएं पहले सिर्फ पढ़ी और बोली जाती थी, सुनी और बोली जाती थी। उसके साथ ही मौजूद है कि यह सवाल है कविता क्या होती है। यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना बहुत ही मुश्किल है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना को प्रकट करती है, हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है, वह हमारे मन को छू जाती है, कभी कभी हमको झकझोर भी देती है। कविता में मूल संवेदना होती है, राग होता है, इन सभी चीज़ों को जो एक साथ मिलाती है वो कविता होती है। इस प्रकार से जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया है, वो भी क्या है? कविता ही है। उस कविता ने ही उसको एक डाकू से एक बड़ा वाल्मीकि बना दिया, जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा यच्च क्रोंच मिथुना के देवमधि काम मोहितम। इसी को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, मतलब कि जो पहली कविता जिसने लिखी होगी ना, वो व्यक्ति वियोगी होगा, उसका किसी से मोह नहीं होगा। आज से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसको तकलीफ हुई होगी, उससे उसके मन मुंह से गान निकला होगा। उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, मतलब आंखों से चुपचाप, क्या आंखों से क्या बहते हैं? आंसू। वो तो आज जब वह आंसू के रूप में कविता बनकर उसके सामने, उसके मुंह से निकली होगी। और सवाल ये उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है, उसे हम इसी तरह क्यों नहीं कह पाते हैं जैसे कवि कहता है। सच बात है, आपके दुख को, आपकी समस्या को, आपके प्रेम को, आपकी संवेदना को जितने अच्छे शब्दों में आप प्रकट नहीं कर पाते हैं, उसी चीज़ को एक कवि प्रकट कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? जहाँ तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत हमको मिलते हैं। एक तो ये कि कविता की रचना की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती, कविता तो बस हो जाती है। ये भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालय में अब हमने अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। सवाल तो ये है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला सब सिखाई जा सकती है, लेकिन कविता क्यों नहीं सिखाई जा सकती? जिससे आप इन सवालों का सामना करेंगे, कविता का जादू धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगेगा। ये वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि न बना पाए, लेकिन अच्छा भाव हृदय पाठक जरूर बना लेगा। आप कविता लिख भले ही ना पाए, पर कविता पढ़ जरूर पाएंगे और समझ जरूर पाएंगे। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए, कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह, जब तक आप उससे दूर
रहस्यमयी बने रहेंगे। मतलब कोई अच्छी कविता है ना तो वो आपको अपने पास बुलाती है बार बार कि मुझे आओ और पढ़ो। करीब जाते ही उसे बार बार देर तक सुनने की जी चाहने लगता है। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़ें, जाने की बाद में बची रहती है आती नहीं। आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए कविता आपको मजबूर कर देती है कि उस कविता को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है। वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती है। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूंची, कैनवास, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कवि की एक कठिनाई ये भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरण से काम लेना होता है। कुछ विशेष रचना करने के लिए भी शब्द वही हैं, वही अनाराम है, वही कख ग है, वही मात्राएं हैं, उन्हीं को ऊपर नीचे करके उसको अच्छे शब्दों को बनाना होता है। जो विभिन्न विषय, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है, वह अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों को जुटाते हैं और लय को बनाता है और उसी से एक कविता बनती है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण होता है शब्द। उपकरण मतलब साधन जिससे कोई चीज बनती है। तो कविता किस साधन से बनती है? शब्द से बनती है। शब्दों के मेलजोल कविता की पहली शर्त होती है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, शब्दों से खेलो, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीख जाओ। इसी को उदाहरण से स्पष्ट किया है। कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी, कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित है, अनजान है। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थों की परतों को उघाड़ना, यही तो एक खेल है। कुछ इंटरनेट की तरह इंटरनेट से जुड़ना, ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना। इस प्रकार से रचनात्मकता से हम जुड़ते हैं तो धीरे धीरे शब्दों को हम जान पाते हैं। या फिर घोघो रानी कितना पानी, एक सुंदर सी कविता आपके सामने और यहाँ पर दी हुई है स्क्रीन पर। कई बार अलग अलग कविता यहाँ पर दी है, जैसे रघुवर सहाय की यहाँ कविता दी है, शमशेर सिंह बहादुर की कविता आपको यहाँ दी है। ऊपर दिए गए काव्यांश में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। खेल में किए गए प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ रिदम, लय और एक व्यथा है। मतलब देखिए हम कविता की तरफ फिर से लौट कर, जैसे कि क्या लिखा है, अगर कहीं है तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। मतलब बार बार तोता शब्द को इस प्रकार से प्रकट किया है कि आपको लय भी आ रहा है और एक अर्थ भी आ रहा है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम तो समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते तब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। ये मर्ज अपन का अच्छा नहीं होने में। भले शब्दों को उसी तरह से गोल गोल घुमाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर लेखक रिदम के साथ, लय के साथ और शब्दों के साथ खेल रहा है। ये प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के साथ खेलना भी आपको सिखा देगी। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं चिरकील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली से गिरती है। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना। चोट जब पेशे पर पड़ती है मतलब सही आपको मेहनताना नहीं मिल रहा, आप जो काम करो उसका पूरा पैसा आपको नहीं मिल रहा है, उपेक्षा के भाव को बता रही है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना के बदल देने का अर्थ भी बदल जाएगा। इस प्रकार से यही है कि पंक्तियों के शब्दों को आगे पीछे लग देने से उसका अर्थ बदल जाता है। पड़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है, दबी उभरती है, जो मौका पाकर गड़ती है अंगुली में। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल दिया गया है, पेशे को चोट पर कम दिया गया है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, पड़ती है पेशे पर चोट जब, और इसकी पहली लाइन क्या है आपकी, चोट जब पेशे पर पड़ती है। यहाँ पेशे पर बल दिया है और वहां किस पर दिया है, चोट पर बल दिया है। इस प्रकार से शब्दों का स्थान परिवर्तन करने पर भी उसके जो भाव है वो बदल जाते हैं। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं। उपयुक्त पंक्ति पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दे तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी अलग अर्थ को बताता है, क्योंकि हथौड़े से चोट पड़ती है ना कि मार। बिंब और छंद आंतरिक लय को बनाने के लिए कविता की इंद्रियों को पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही मन के भीतर कुछ चित्र आने लगते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। बिंब और छंद मतलब उसके अंदर का लय, पंक्तियों के अंदर का लय, ये हमें कविताओं को बनाने में मदद करता है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंत्र धारा में बहता जिसका अदृश्य गति अंतर्रोदन। ये कविता यहाँ दी है। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़े। बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं
पढ़कर आपकी स्मृति बगुले का आकार, उसकी सफेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार और उसके सफेद वस्त्र एक जैसे दिखने लगते हैं। यहाँ बगुलों को बताया गया है वृद्धाओं के अनुसार, क्योंकि दोनों को दिखने का जो दृश्य है वो एक समान है। सुमित्रानंद पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों का बिंब प्रभाव और मन पर अधिक पड़ता है। मतलब लेखक कभी कभी इस प्रकार की कार्य भी कर देता है कि वो इस प्रकार से शब्दों को रचना करता है कि हमें पढ़ते समय वो चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, तो वो उस कविता को और प्रभावशील बनाता है कि हमारे आंखों के सामने उसके चित्र आने लगते हैं। अब छंद और कविता का अनिवार्य तत्व होता है, छंद के बिना कोई कविता पूरी नहीं हो सकती है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय की जरूरत होना। मुक्त छंद मतलब जिसमें मुक्त है, मतलब कि वो किसी बंधन से मुक्त है, मुक्तक छंद तो, लेकिन फिर भी उसकी कविता लिखने के लिए आपको उसके अर्थ और लय को मानना जरूरी होता है, अर्थ और लय का निर्वाह करना जरूरी होता है। कविता को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन के बादल को घिरते देखा है नामक कविता को देखें। यहाँ मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीत लय में डूबा हुआ है। यहाँ पर जैसे एक कविता और आपको दी हुई है, बीती विभावरी जागरी पनघट अंबर पनघट में डुबो रही है। ये मानवीकरण वाली कविता है, मतलब कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। मतलब जो अंबर है, जो आसमान है, वो पनघट बना हुआ है और उसमें तारे जो हैं वो घड़े के समान डूब रहे हैं। तो इस प्रकार से मानवीकरण की कविताएं भी हमारे सामने कई बार लिखी जाती है। कविता के उपयुक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद परिवेश गांव का है। इस कविता के संदर्भ में अकाल और उसके बाद का जो परिवर्तन है उसको भी बड़े ही सुंदर भाषा में बताया गया है। अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन कवि ने संगीतिक व्यवस्था से भीतर केवल कुछ संगीतों द्वारा प्रकट करके अपनी बात कहने की कोशिश करी है। जैसे कि लिखा है यहाँ, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। अकाल पड़ने से चूल्हा रोया चक्की भी उदास है, क्योंकि दोनों में कुछ खाना नहीं बनाए। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, मतलब कुतिया है जो काली कुतिया, वो भी उसके पास सोई रही, कुछ खाना नहीं मिला है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, मतलब ना चूहों को खाने को मिला ना छिपकलियों को मिला है। मतलब इस प्रकार से लय ताल को बनाते हुए उन्होंने अकाल और अकाल के बाद की स्थिति को बहुत ही सुंदर शब्दों में उजागर किया है। ध्यान देने की बात यह है कि कवि जब बादल को घिरते देखता है नामक कविता विराट प्रकृति भव्य हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो उसे कालिदास याद आ जाते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली वाली बन जाती है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कविता के व्यक्तिगत सोच दृष्टि दुनिया को देखते हुए कविता के भाव सबके सामने आते हैं। मतलब लेखक के खुद के जो भाव होते हैं और लोगों को देखने के, प्रकृति को देखने के जो उसके नजरिए होते हैं, उसी से सामने कविता का वह रूप बनकर आता है, जिस प्रकार से लेखक की नजर होती है, जैसे लेखक के भाव होते हैं। कविता के कुछ प्रमुख घटक यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें हमें देखना है। कविता के घटकों को हम देखें एक बार थोड़ा सा, क्या दिया है। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा सम्यक ज्ञान जरूरी है आपको। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का विन्यास होता है जिसको वाक्य कहते हैं, उसका आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसमें चिन्हों का प्रयोग होता है, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। छंद के अनुशासन की आपको जानकारी होनी चाहिए। कविता समय विशेष की उपज होती है, मतलब परिस्थिति के अनुसार लिखी जानी चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, ये कविता की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और मोटे तौर पर बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है, पर 100 बात की एक बात की सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि या नए पहचान प्रस्तुत करने की कला ना हो तो काव्य लेखन संभव नहीं है। सारी आपने तैयारी कर ली, सब साजा वाजा लगा लिया है, लेकिन अगर आपकी दृष्टिकोण ही नया नहीं है तब कविता कभी भी लिख नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कविता को किस प्रकार से रचना की जा सकती है और कितने कितने प्रकार की कविताएं लिखी जा सकती है। आशा है कि इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद भी आप भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ छोटा मोटा लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, आशा है आपको पाठ अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।